Good morning, student. Class 8, Civics, chapter number 3, page number 99, and the chapter are Parliamentary Form of Government. In this chapter, we will discuss about the government of a country and its member, its executives, president, prime minister, chief ministers, and other leaders, their qualifications, their election process, so on. So we will discuss about parliamentary form of government. The term parliament is derived from the French word parler. तो जो पार्लियामेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है. जो वर्ड है पार्ले मीन्स होता है स्पीच, टॉक, डिबेट एंड कॉन्वर्सेशन. और दूसरा वर्ड है मेंट, उसका मतलब होता है डिनोट्स रिजल्ट, प्रोडक्ट और मीन्स ऑफ एक्शन. दोनों ही वर्ड को अगर हम मिलाते हैं तो पार्लियामेंट्री का मीन्स ये निकल कर आता है कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई डिबेट के बाद, कोई कॉन्वर्सेशन के बाद, कोई स्पीच के बाद किसी रिजल्ट का निकल कर आना. तो पार्लियामेंट में यही होता है ना, किसी भी मुद्दे पर बहस होती है दोनों ही तरफ से, एक तो गवर्निंग ग्रुप, दूसरा अपोजिशन पार्टी, दोनों ही किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और एंड में वो रिजल्ट आता है. या तो किसी भी लॉ को अगर पास करना है तो ये पार्लियामेंट में जब जाता है ये लॉ तो बहस होती है, स्पीच होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, डिबेट होती है. जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस लॉ को पास करते हैं यानी अग्री करते हैं तो ये लॉ पास हो जाता है. यानी एक डिबेट के बाद, कॉन्वर्सेशन के बाद, स्पीच के बाद जो एक्शन आया वो यस या नो का आता है. तो एक एक्शन आता है या रिजल्ट आता है आफ्टर द स्पीच और कॉन्वर्सेशन और डिबेट. तो पार्लियामेंट इज दोज प्लेस जहाँ पर स्पीच के बाद कोई रिजल्ट निकल कर आता है. पार्लियामेंट इज द सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ द पीपल. इट इज द नेशनल फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन. तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट जो है एक सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऐसी जगह है जहाँ पर पीपल्स को बहुत ज़्यादा पावर्स है और ये अपनी पावर के बल पे वहाँ पर जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक को, तो ये पब्लिक के लिए अपने ओपिनियन दे सकते हैं. वहाँ पर उनको ये राइट्स हैं. ये पब्लिक के प्रॉब्लम का हर मुद्दा उठा सकते हैं. पब्लिक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की या तो सॉल्यूशन दे सकते हैं या दे वर डिमांडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो एंड सो द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ द पीपल. इट इज द नेशनल फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ये पब्लिक ओपिनियन का एक नेशनल फोरम है, यानी ये वो जगह है जहाँ पब्लिकली बात होती है. Why do people participate in decision making? देखो कि अगर हम बात करें, पहले तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये बात करते हैं गवर्नमेंट क्यों है. बताया था मैंने आप लोगों को कि गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए कंट्री में. वाई वी नीड द गवर्नमेंट इन अ कंट्री टू रन. फॉर एग्जाम्पल,
in your school you will be divided in the section of the class in 7th A, 7th B, 8th A, 8th B. Why not be sit together in one class or one hall on one assembly? क्यों हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हैं? क्यों हम एक साथ ही एक ही क्लास में सारे बच्चे नहीं बैठ सकते? स्कूल में आते हैं, स्कूल के रूम्स अलग अलग बनाए गए। बच्चे जब एक क्लास में ज़्यादा हो जाते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन बनाया जाता है, यानी ABCD। फिर उसके बाद उनका क्लास टीचर हेल्ड होता है, यानी पर क्लास हैव अ पर्टिकुलर टीचर, सो दे कॉल्ड अ क्लास टीचर। क्लास का जो मैनेजमेंट होगा वो पूरा उसका क्लास टीचर के अंडर होगा। मैनेजमेंट मीन्स रजिस्टर प्रिपेयर करना, अटेंडेंस लेना, क्लास में बच्चे जो है रो मेंटेन करके बैठे, क्लास डिसिप्लिन होनी चाहिए, क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो स्कूल से रिलेटेड ना हो। सो उसके बाद मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट आपकी पूरी स्कूल की, आपकी पूरी क्लासेस की, पूरी स्कूल की मैनेजमेंट देखता है, यानी लाइटिंग से लेके, फैन से लेके, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ से लेके, आपको गेम, आपका जो एनुअल प्ले फंक्शन होता है, आपका एनुअल फंक्शन होता है, आपका स्पोर्ट्स डे होता है, रंगोली होता है, तो ये सारा सिस्टम जो है आपका कल्चर मैनेजमेंट देखता है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो फीस कहाँ पे करनी है, फीस से रिलेटेड आपको चीज़ें कहाँ, जो भी इंक्वायरी है वो कहाँ करनी है, तो फीस डिपार्टमेंट में करनी है। स्कूल से रिलेटेड कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ करनी है। पेरेंट्स दे मीट देयर क्लास टीचर, तो वो कब आना है, तो ये सारा सिस्टम मैनेजमेंट देखता है। तो अगर और रूल्स बनाए जाते हैं तो प्रिंसिपल मेक द रूल्स इन द स्कूल। बच्चे कितने बजे आएंगे, कितने बजे लंच टाइम होगा, कितने बजे बच्चे कॉरिडोर में घूमेंगे नहीं आएंगे, ड्रेसिंग सेंस क्या होगा स्कूल का, लीव सेशन क्या होगा, यानी जब स्कूल छूटती है तब का क्या टाइमिंग होगा। विंटर का टाइमिंग अलग है, समर का टाइमिंग स्कूल का अलग है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल ये सिस्टम अलग है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, सब प्रिंसिपल बनाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें स्कूल में ना हो तो सोचो क्या होगा, स्कूल जो है पूरी तरीके से बिखर जाएगा, दे विल श्रिंक। तो स्कूल जब पूरी तरीके से बिखर जाएगा तो वो स्कूल ही नहीं कहलाएगा। दे लुक लाइक अ फेयर, दे लुक लाइक अ मॉल, जहाँ पर कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, अपनी मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से खेल रहे हैं बच्चे। पढ़ क्लास में तो कोई भी नहीं होगा, सब पार्क गार्डन एरियाज में नजर आएंगे जहाँ प्ले एरियाज होते हैं। राइट है रॉन्ग है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये सारी चीज़ें कौन हेल्ड कर रहा है, मैनेजमेंट। यानी कोई भी सिस्टम लो, चाहे स्कूल लो, चाहे आपका घर लो, एवरी सिस्टम वॉन्ट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो किसी भी सिस्टम को, किसी भी जगह को जब आप हेल्ड करते हो, बनाते हो, तो उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन आप उस चीज़ को नहीं चला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हमारी कंट्री की बात करते हैं, कंट्री, वी हैव लॉट्स ऑफ स्टेट इन अ कंट्री एंड वी वांट टू गवर्न द कंट्री टू मेक गवर्नमेंट। तो हमें अगर कंट्री को चलाना है, अगर जैसे कंट्री के ऊपर गवर्नमेंट नहीं होगी, अपनी अपनी मनमानी होगी, चोरियां होंगी, लोग एक दूसरे का मर्डर करेंगे, पैसे छीन के ले जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं है, लॉ ही नहीं है, कौन प्रिफर कर रहा है चीज़ों को। तो जिस तरह घर में पेरेंट्स का डर होता है ना, रात को नहीं निकल सकते बाहर, इतनी देर बाहर नहीं रह सकते, मोबाइल फ़ोन इतनी ज़्यादा देर नहीं चला सकते, किन फ्रेंड से मिलना है, पार्टी में जाना है, परमिशन चाहिए। तो ये जो परमिशन और रूल्स फॉलो करने का सिस्टम घर में आता है, वही कंट्री पे भी लागू होता है कि भाई कंट्री में इतने टाइम के बाद
ये मॉल्स वगैरह शट डाउन हो जाते हैं, शॉप्स बंद करनी पड़ती है। उसके बाद आप कहाँ जा रहे हो, आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ एक सिस्टमेटिक चल रहा है। अगर आप किसी को गाली देते हो, किसी का मर्डर करते हो, किसी को मारते हो, तो यू हैव टू बी पनिशेबल ऑफेंस। आप पनिशमेंट के हकदार हो। तो उस पनिशमेंट की वजह से लोग डरते हैं लड़ाई झगड़े के लिए। तो एक कंट्री को चलाने के लिए वी मस्ट टू बी गवर्नमेंट सिस्टम। तो गवर्नमेंट हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कंट्री को चलाना है एक सिस्टमेटिकली तरीके से, पीसफुली मैनर से। तो हमें गवर्नमेंट वी मस्ट टू। वाई डू पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग? तो अब पीपल्स क्यों पार्टिसिपेट होते हैं डिसीजन मेकिंग में? लेट्स बी डिस्कस। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड were inspired by the idea of freedom, equality and participation in decision making। तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो क्या देखा गया, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले पीपल्स दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो वो लोग किससे इंस्पायर्ड हुए? भाई ठीक है, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, और साथ के साथ जो गवर्नमेंट हम बनाएंगे तो उसमें डिसीजन मेकिंग की पावर भी चाहिए। The Constitution gave right to the people of India to decide whom they want as their representatives। तो क्या हुआ, अब हर पीपल तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता ना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू सिट टुगेदर a huge population in India in a once to every day in a life to make decision or debate in a particular problem, particular law। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक साथ बैठे और किसी भी मुद्दे पे डिसीजन ले, पॉसिबल नहीं है। सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या आइडिया निकाला? उन्होंने ये आइडिया निकाला कि हम पब्लिक के हाथ में एक ऐसी पावर देते हैं कि उन्हें एक साथ बैठना भी ना पड़े और एक पावर इनके हाथ में खुद ब खुद आ जाए कि ये अपने रिप्रेजेंटेटिव, इनके बिहाफ यानी हमारे बिहाफ, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स सारी चीज़ें हमारे लिए कर लें। जैसे एग्जांपल दूं इसका, कहीं जाना होता है, पॉकेट मनी इंक्रीज करवानी होती है, कोई चीज़ चाहिए होती है, अपने बिहाफ किसको आगे करते हो? पापा के सामने, मम्मी को करते हो, नहीं करते हो? यानी वो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव बन के पापा के सामने जाते हैं और आपके लिए बहुत सारी सिफारिशें करते हैं ताकि बजट पास हो जाए आपके लिए, ताकि आप जहाँ भी आउटिंग पे जाना चाह रहे हो, फेयर में जाना चाह रहे हो, आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए पापा जो है बजट पास कर दें, पैसे दे दें या परमिशन दे दें, जो भी है। तो आपके बिहाफ आपके वो रिप्रेजेंटेटिव है, आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। तो किसने चुना? आपने चुना। सेम थिंग यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स दिया है आपको कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे। और ये राइट्स क्या होता है? ये राइट्स होता है वोटिंग राइट्स, यानी हर वार्ड से, ब्लॉक से, सिटी से, नगर परिषद से, नगर पालिका से, कहीं से भी जो भी आपके एरिया से कैंडिडेट खड़े होते हैं, कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं, तो आपके पास ये राइट है कि आप उन नॉमिनेटेड कैंडिडेट में से एक पर्सन को वोट करेंगे। 4 है, 4 पार्टी से, ठीक है। आपके पास राइट्स है, आपको जो अच्छा लगेगा ना कि नहीं भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करेगा, इसका नेचर बहुत अच्छा है, इसका जो पास्ट है वो बहुत अच्छा है, ये शुरू से ही सोशल वर्क करता हुआ आया है, तो ये आगे अगर इसके पास पावर आ जाएगी तो ये और अच्छे काम करेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम उसे वोट करेंगे। तो हमने उसे वोट क्यों किया? क्योंकि अगर ये जीतेगा तो हमारे लिए ये पार्लियामेंट में या अदर पब्लिक मीटिंग्स में जो गवर्नमेंट के साथ ये हेल्ड करेंगे
तो वहाँ पर ये हमारे प्रॉब्लम के बिहाफ खड़े होंगे। हम तो नहीं जा सकते ना बोलने के लिए कि हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, प्राइम मिनिस्टर जी प्लीज़ आप देखिए। भाई हमारी लाइटें गई हुई है 4 घंटे से, हेलो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी लाइटें गई हुई है 4 घंटे हो गए, आप प्लीज़ देख लीजिए। ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। तो हम किसको बोल सकते हैं? हमारी सड़कें खराब है, हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, तो हम उस विधायक को बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे जिसे हमने हमारे एरिया से नॉमिनेट किया है, इलेक्ट किया है, हमने चुना है। हम उसको पकड़ेंगे कि भाई साहब क्या हुआ, आपने तो इतने प्रोमिसेस किए थे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सॉर्ट आउट करो। वो सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे बिहाफ हमें रिप्रेजेंट भी करेंगे और हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी देंगे, सिर्फ हमारे एक वोट देने पर। अंडरस्टैंड? This right was given as the people of India had suffered a lot of the hands of the British and they dreamed of a nation which gave them freedom. ये राइट्स इंडिया की पीपल को बहुत सफ़र करने के बाद ब्रिटिश के रूलिंग पॉइंट से छुटकारा मिलने के बाद मिला है। और जो ड्रीम था इंडिया की सिटीजन्स का, इंडिया के पीपल्स का, कि दे वांटेड टू अ नेशन विच गेव देम फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। यानी हमें एक ऐसा नेशन चाहिए जहाँ पर हमें फ्रीडम भी मिले, इक्वालिटी भी मिले और जस्टिस भी मिले। तो ये पूरा हो गया। सो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन फॉर पीपल्स ड्रीम। तो जो फर्स्ट स्टेप था डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का, यानी वोटिंग का, वो उनके ड्रीम का पहला स्टेप था जो पूरा हो गया। The Constitution laid down the principle of universal adult franchise, that is, all adult citizens above the age of 18 have the right to vote without any discrimination on the basis of caste, color, creed, religion, sex, property, education, place of birth, etc. यानी जो वोटिंग राइट्स मिले, हमारा जो फर्स्ट स्टेप हुआ है क्लियर कि भाई ठीक है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो, यानी वोट दो। अब वोट देने के लिए क्राइटेरिया डिसाइड हुआ, क्योंकि हर कोई वोट नहीं दे सकता ना। देखो 18 ईयर्स के कम उम्र के बच्चे, आप लोग इतने मेच्योर नहीं हो, आपको कोई मान लो, देखो ऐसा मत कहना कि मैम ऐसा कह रही है, आप लोगों को कोई लगातार आपकी क्लास की बात करें, है ना, अगर कोई बच्चा बुरा है या वो लड़ाई करता है लेकिन वो आपको रोज़ाना चॉकलेट देता है, अरे तो भाई आपके लिए तो वो सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपको रोज़ाना चॉकलेट देता है, भले ही वो सारी क्लासेस से लड़ता हो लेकिन वो आपको चॉकलेट देता, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है नहीं है? अगर कोई आपकी फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं कह सकते, क्लासमेट है, वो अगर आपको वो रोज़ाना आपके साथ टिफ़िन शेयर करती है तो बस आपके लिए तो वो बहुत अच्छी है। चाहे टीचर ही कह दे कि ये बच्ची बुरी है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी है। तो यही सिस्टम है कि आप इतने मैच्योर नहीं हो कि अच्छा और बुरा दोनों को पहचान सको। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट ने एक एज डिसाइड की है कि आफ्टर 18 ईयर्स, या जब आप 18 साल के हो जाओगे या 18 साल के ऊपर हो जाओगे, मस्ट 18 और 18 प्लस आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, मीन्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आपको 18 और 18 साल के ऊपर के होने के बाद वोटिंग राइट जब मिल जाता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता वोट देने के लिए, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी रिलीजियस को बिलीव करते हो, आपका जेंडर कोई भी हो, आप एजुकेटेड हो या नहीं हो, आप किसी अदर स्टेट के हो, आपका बर्थ प्लेस जो है किसी भी स्टेट का हो, लेकिन आप अगर रहे इंडिया में रहे हो, आपके पास अगर वहाँ की सिटीजनशिप है, तो आपको कोई भी ये नहीं कह सकता आप आदिवासी से हो, आप हिल स्टेशंस पे रहते थे, आप अनएजुकेटेड हो, आप वोट नहीं कर सकते। तो कोई डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता इन सारे टर्म्स की वजह से। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन,
द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ पीपल। यानी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी मतलब वो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो पीपल द्वारा चुनी जाती है, पीपल के लिए चुनी जाती है और पीपल की ही गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट के लिए, सॉरी जनता की, जनता द्वारा एंड जनता के लिए। ऐसी गवर्नमेंट जो जनता द्वारा चुनी गई, ऐसी गवर्नमेंट जो जनता की है और ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के लिए ही वर्क करेगी, कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जिसे किसने चुना है? जनता ने ही चुना है, यानी दे इलेक्ट फॉर सिटीजन ऑफ द कंट्री। और द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉर्म विद द कंसेंट ऑफ पीपल। कंसेंट ऑफ पीपल मीन्स कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो जनता द्वारा चुनी गई है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक को रिप्रेजेंट करेंगे असेंबली में। डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, people elect their representative in the parliament. These representative then form of the government. The parliament control the guides the government. तो people जो है गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स वो गवर्नमेंट जिससे पब्लिक ने इलेक्ट किया है, पब्लिक ने बनाया है। अब उसके जो रिप्रेजेंटेटिव यानी जिन नॉमिनेटेड कैंडिडेट को पब्लिक ने इलेक्ट किया है, इलेक्शन द्वारा चुना है वोट देके, वो अब पब्लिक को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पर? बोथ दी पार्लियामेंट, इन लोकसभा एंड राज्यसभा में। पार्लियामेंट में इन्हें बोथ दी असेंबली यानी लोकसभा असेंबली एंड राज्यसभा असेंबली में ये पब्लिक को रिप्रेजेंट करेंगे। दीज रिप्रेजेंटेटिव दैन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर अपनी मेजॉरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट बनाएंगे। द पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट, और जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, उसे गाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है। Parliamentary form of government. India has a parliamentary form of government. So India has a nominal executive. इंडिया की जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी इंडिया में जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, सॉरी मोनार्कियल नहीं है, राजाशाही सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हम जो हैं रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे पार्लियामेंट में बैठ के हमारे लिए वर्क करते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो इंडिया हैज़ अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो हमारे पास एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कंट्री का एक हेड होता है। वो कौन है? हु इज़ द प्रेसिडेंट, वाइल द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज़ इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे कंट्री के हेड होते हैं, उन हेड के नीचे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव और अदर लीडर्स हम आगे इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज़ अ टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव, ही इज़ इलेक्टेड by an electoral college consisting of member of both the houses of the parliament and the member of state legislative assembly। देखो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव मतलब कि ये किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते, यानी ये पॉलिटिकल
कोई नेता नहीं होते, इनका पॉलिटिकली किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होता, यानी ये किसी के अध्यक्ष पद पे लीडर वीडर कुछ नहीं होते, इन्हें पॉलिटिकल से नहीं जोड़ा जाता, ना ये किसी पार्टी को अडॉप्ट करते हैं। और ये जो है इन्हें दोनों हाउसेस, लोकसभा हाउस एंड राज्यसभा हाउस के मेंबर्स जो हैं, जब इनके नाम आते हैं तो इन नामों पर जो वोटिंग डाली जाती है तो दोनों ही हाउसेस और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कैंडिडेट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो इनके नेम्स पे वोट करते हैं। जिसके नेम पे ज़्यादा वोट आता है उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और इनका जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है। ही कैन बी री इलेक्टेड, ये दोबारा से भी इलेक्ट हो सकते हैं अगर इनका वर्क बहुत अच्छा होता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार प्रेसिडेंट थे। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इन्हें इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए अगर प्रेसिडेंट बनना है तो। ही शुड एटलीस्ट बी 35 ईयर्स ऑफ एज, इन्हें 35 ईयर्स एज का होना चाहिए या इससे ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे नहीं हो सकते। He should not hold any office or profit or be bankrupt or proclaimed offender or a person or unsound mind, यानी ये जो है ऐसे नहीं होने चाहिए कि ये कोई बैंकरप्ट हो और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और अ पर्सन और अनसाउंड माइंड, यानी ये कभी कोई ये भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, ये करप्ट नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर कोई ऐसा चार्जशीट नहीं होनी चाहिए कि इन्होंने कभी ऐसा धोखे का काम किया था या इन्होंने कभी किसी से पैसे लिए थे कोई वर्क करने के लिए। यानी इनका जो कैरेक्टर होता है, इनका जो पास्ट पूरा जो कैरेक्टर, इनकी जो लाइफ है, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और ये अनसाउंड माइंड यानी बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आने वाले पर्सन, जो बहुत गुस्से में एक्शन ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। एक पीसफुली मैनर्स के साथ ये एक पर्सन, इनकी इजी लाइफ होनी चाहिए जो बहुत ही आसानी के साथ कंट्री के डिसीजंस को ले सके और कंट्री को रन कर सके। तो आगे हम फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।